जयललिता के निधन के बाद तमिलनाडु की राजनीति में एक वैक्यूम यानी खालीपन सा आ गया है और अब ऐसा माना जा रहा है कि जयललिता के निधन की वजह से न सिर्फ तमिलनाडु की बल्कि देश की राजनीति भी बदल सकती है, जिसे हम अंग्रेजी में रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस कह सकते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको कुछ बातें समझनी आज जरूरी हैं। सबसे पहले तो आपको यह बात समझनी होगी कि एआईएडीएमके यानी स्वर्गीय जयललिता की पार्टी में दूसरी या तीसरी लाइन की लीडरशिप मौजूद नहीं है। एआईएडीएमके की पूरी राजनीति सिर्फ और सिर्फ जयललिता के इर्द गिर्द ही घूमती थी। यहां तक कि जब जयललिता आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल गई थी तो पनीर सेल्वम को अपनी जगह मुख्यमंत्री बनवा कर गई थी और पनीर सेल्वम की जयललिता में इतनी आस्था थी कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी कभी भी जयललिता की कुर्सी पर नहीं बैठे। यहां तक कि जयललिता के निधन के बाद भी जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो जयललिता की फोटो उनकी जेब में थी। हालांकि जयललिता की दोस्त और करीबी शशिकला की उनकी पार्टी पर काफी अच्छी पकड़ है। शशिकला थेवर समुदाय से आती हैं और थेवर समुदाय एआईएडीएमके का वोटर माना जाता है। इसलिए यह भी समझा जा रहा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तो पनीर सेल्वम ही रहेंगे, लेकिन सत्ता की असली चाबी शशिकला के हाथों में हो सकती है और यह भी हो सकता है कि बहुत जल्द शशिकला को भी पार्टी में कोई बड़ा पद दे दिया जाए। हो सकता है उन्हें पार्टी का महासचिव बना दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि एआईएडीएमके में फूट पड़ जाए क्योंकि बहुत से विधायक पनीर सेल्वम को पसंद नहीं करते। आने वाले वक्त में ये विधायक पनीर सेल्वम की सरकार भी गिरा सकते हैं। यानी जयललिता के जाने के बाद एआईएडीएमके का खुद का भविष्य भी इस समय खतरे में पड़ सकता है। उधर तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी डीएमके का राजनीतिक भविष्य भी अच्छा नहीं दिख रहा। नहीं तो यह भी हो सकता था कि इसका लाभ डीएमके को मिलता, क्योंकि डीएमके के अध्यक्ष एम करुणानिधि 93 वर्ष के हो चुके हैं और वो भी लगातार बीमार चल रहे हैं। करुणानिधि के परिवार में फूट है। करुणानिधि के बेटे एम के स्टालिन और एम के अलागिरी के बीच अनबन है। तमिलनाडु के पिछले 50 वर्षों के इतिहास में या तो डीएमके का शासन रहा है या फिर एआईएडीएमके का। तमिलनाडु में 3 ही बड़े नेता इस वक्त हैं। पहली जयललिता, जिनकी मौत हो चुकी है। दूसरे करुणानिधि, जो अब बीमार हैं और 93 साल के हो चुके हैं, बहुत एक्टिव नहीं हैं। और तीसरे हैं एम के स्टालिन। लेकिन एम के स्टालिन का भविष्य परिवार की फूट की वजह से अधर में दिखाई दे रहा है। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि जो द्रविडियन मूवमेंट के आधार पर ये दोनों पार्टियां बनी थीं, वो द्रविडियन मूवमेंट अब तमिलनाडु में अपने आखिरी चरण में हो। और अगर ऐसा होता है तो राष्ट्रीय पार्टियों के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका होगा तमिलनाडु में अपनी पैठ बनाने का। और राष्ट्रीय पार्टियों में 2 ही पार्टियां हैं जो कि तमिलनाडु में लाभ उठा सकती हैं, वो हैं बीजेपी और कांग्रेस। इस बार यानी 2016 के विधानसभा चुनावों में डीएमके ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, लेकिन डीएमके को 234 में से सिर्फ 90 सीटें ही मिली थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 8 सीट मिली थी। वैसे ये वक्त बीजेपी और कांग्रेस के लिए तमिलनाडु की राजनीति में अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए अच्छा समय हो सकता है, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति वोट माइंस यानी वोटों की खान है। इस वक्त तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, जिनमें से एआईएडीएमके के पास 37 सीटें हैं। ये सीटें बता रही हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जयललिता का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला था। लोकसभा में इस वक्त एनडीए की 339 सीटें हैं और अगर एनडीए में एआईएडीएमके भी शामिल हो जाए या फिर एनडीए में का समर्थन करने लगे तो ये सीटें बढ़कर 376 हो जाएंगी और एनडीए को एक नई ताकत लोकसभा में मिल जाएगी और विपक्ष में सिर्फ 167 सांसद रह जाएंगे। यही नहीं, एआईएडीएमके के राज्यसभा में 13 सांसद हैं। केंद्र सरकार राज्यसभा में अल्पमत में है। ऐसे में अगर एआईएडीएमके के 13 सांसद उनके साथ आ जाते हैं तो राज्यसभा में एनडीए की राह कुछ आसान हो जाएगी। हालांकि इन 13 सीटों के साथ भी एनडीए राज्यसभा में बहुमत में नहीं आ पाएगा। यानी कुल मिलाकर तमिलनाडु की राजनीति पर अगले कुछ महीनों तक नजर रखनी जरूरी है, क्योंकि यहां न सिर्फ राज्य में फेरबदल होंगे बल्कि तमिलनाडु की राजनीति देश के सियासी समीकरण भी तय कर सकती है, क्योंकि 39 सीटें हैं इस राज्य में। वैसे वैक्यूम सिर्फ तमिलनाडु की राजनीति में ही नहीं दिख रहा, बल्कि जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके के राजनीतिक भविष्य पर भी इस वक्त सवाल उठ रहे हैं। और सवाल यह है कि जयललिता की राजनीतिक विरासत अब किसे मिलेगी? पनीर सेल्वम को मिलेगी या फिर शशिकला को?
पूरा तमिलनाडु रो रहा है। बिलख बिलख कर रो रहा है, ऐसे जैसे कोई अपना चला गया। अम्मा भी तो अपनी ही थी, इसीलिए तो वो अम्मा थी। मुझको अम्मा काम दिया था, आज हमारे से बिछड़ के चले गया। हम सबको अम्मा चाहिए। अभी कौन देखेगा हम सबको, बच्चा पाल बच्चा सबको। अम्मा के जाने के बाद सबसे ज्यादा दुखी दो लोग हैं। एक उनके विश्वास पात्र पनीर सेल्वम और दूसरी उनकी अपनी बहन, दोस्त जैसी शशिकला। इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो ये एहसास हो जाएगा कि जयललिता के जाने से ये दोनों कितने दुखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जयललिता के अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे तो कोने में खड़े होकर रो रही शशिकला को पहले दिलासा दिया, फिर उनके सिर पर हाथ फेरा। प्रधानमंत्री मोदी के बगल में ही पनीर सेल्वम खड़े थे। वो भी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाए और फूट फूट कर रोने लगे। इससे पहले पनीर सेल्वम ने भारी मन से मुख्यमंत्री बनने की शपथ ली थी। जयललिता के लिए पनीर सेल्वम के दिल में क्या सम्मान है, ये तस्वीरें इसकी जीती जागती मिसाल है। जैसे ही जयललिता के निधन की सूचना मिली, तुरंत पनीर सेल्वम को राज्यपाल ने पूरे मंत्रिमंडल के साथ शपथ दिला दी। लेकिन पनीर सेल्वम की आस्था देखिए, वो मुख्यमंत्री की शपथ लेते वक्त भी अपनी जेब में जयललिता की तस्वीर लिए घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अपनी नेता के निधन की खबर ने उन्हें तोड़ दिया है, लेकिन संवैधानिक मर्यादा के आगे वो सीएम पद की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर थे। पनीर सेल्वम पहली बार 2001 में जयललिता के जेल जाने पर सीएम बने थे, जबकि दूसरी बार 2014 में सत्ता संभाली थी। लेकिन सीएम रहने के दौरान वो कभी जयललिता की कुर्सी पर नहीं बैठे। इस साल 22 सितंबर से जयललिता के अस्पताल में भर्ती होने के बाद से पनीर सेल्वम ही पार्टी और सरकार का कामकाज देख रहे हैं। पनीर सेल्वम जयललिता के प्रति इतने वफादार थे कि कैबिनेट बैठक में जयललिता की तस्वीर रखकर ही फैसला लेते थे। जयललिता की राजनीतिक विरासत को संभालना कोई छोटा काम नहीं है और पनीर सेल्वम ये बहुत अच्छे से जानते हैं। ये जयललिता की गॉडमदर इमेज का ही कमाल है कि उनके जाने के बाद सत्ता के लिए कोई संघर्ष नहीं हुआ। फिलहाल AIADMK में जो जिस तरीके की फूट हम सोच रहे थे हो सकती है, उसका इशारा और झलक कुछ नजर नहीं आया। वो ट्रांसफर ऑफ पावर जो हम सोच रहे थे गड़बड़ हो सकती है, वो शायद स्मूथली होगा। उन दोनों की जो रिलेशनशिप के बारे में सिर्फ लोग कंजेक्चर करते हैं, लोग कहते हैं, लेकिन कोई जानता नहीं कि किस किस्म की रिलेशनशिप थी। और शी ट्रस्टेड शशिकला, दैट इज क्लियर अबाउट इट, कि अंत में भी वो ही साथ थी, हॉस्पिटल में भी साथ थी, और फ्यूनरल के टाइम पे भी फैमिली का जो रोल था वो सिर्फ शशिकला और उनके आसपास के लोग उन्होंने कंप्लीट किया। तो आगे जाके वो पॉलिटिकल रोल प्ले करेंगी, ये तो तय है शशिकला का। अम्मा के जीवन में एक और शख्सियत का प्रभाव था। वो शख्सियत थी शशिकला। वो शशिकला जो जयललिता से रिश्तों के तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद उनके लिए मां जैसी थी। जयललिता के जाने के बाद शशिकला भी फूट फूट कर रोई, इतना रोई कि प्रधानमंत्री को दिलासा दिलाना पड़ा। जयललिता की पहचान तमिलनाडु की राजनीति में अम्मा के तौर पर रही है, तो शशिकला उनकी हमराज के तौर पर बीते 35 वर्षों से हर मोड़ पर उनके साथ दिखी हैं। एमजीआर की मौत के बाद जयललिता AIADMK से बिल्कुल अलग थलग हो गई थी, लेकिन शशिकला के समर्थन से ही जयललिता राजनीति में खुद का मुकाम हासिल कर पाई। दोनों के बीच दोस्ती ऐसी परवान चढ़ी कि 1989 में शशिकला चेन्नई में जयललिता के आलीशान पोज गार्डन वाले घर में साथ आकर रहने लगी। शशिकला आई तो उनकी बहन, बहनोई, बच्चे और 40 नौकर भी जयललिता के घर आ गए। दोस्ती इतनी गाढ़ी हो गई थी कि जयललिता ने शशिकला के भतीजे V सुधाकरन को गोद ले लिया।
1995 का वो दौर ऐसा था कि शशिकला को चिन्नम्मा यानी छोटी अम्मा के तौर पर दर्जा दिया जाने लगा। 1995 में शशिकला के भतीजे सुधाकरन की शादी ही थी जिसने जयललिता को एकदम से सुर्खियों में ला दिया। इस शादी में जयललिता ने 1.5 लाख लोग बुलाए थे और तब के लिहाज से बेहद बड़ी रकम 6 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इस शादी के बाद जयललिता पर पड़ी आयकर विभाग की नजर की वजह से उन्हें सुधाकरन से दूरी तक बनाने को मजबूर होना पड़ा। जयललिता और शशिकला की दोस्ती को लेकर 2000 के दशक में कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन 2011 में जब जयललिता राज्य की मुख्यमंत्री बनी तब अचानक दोस्ती में दरार दिखी और शशिकला और उनके पति को AIADMK की सदस्यता से बेदखल कर दिया गया। बताया जाता है कि जयललिता पार्टी में शशिकला के बढ़ते दखल से नाराज थी, लेकिन 2012 में शशिकला दोबारा जयललिता के साथ थी। AIADMK में उनकी फिर से एंट्री हुई। जयललिता का भरोसा जीतने के लिए शशिकला ने अपने परिवार के बाकी सदस्यों से नाता तक तोड़ दिया। शशिकला और जयललिता के अटूट रिश्ते को दिखा रही ये तस्वीरें जयललिता के अंतिम संस्कार की हैं। जयललिता को जब दफनाया गया तो शशिकला ने उनकी अंतिम क्रियाएं की। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या जयललिता की राजनीतिक विरासत की दावेदार शशिकला होंगी? वो पनीर सेल्वम जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं वो भी तेवर समुदाय के हैं और शशिकला भी तेवर समुदाय की हैं। इसमें एक सांकेतिक बात यह है कि उस समुदाय को साथ लेके चलने में ये दोस्ती उनको बहुत काम आई जयललिता को। और ये बात सच है कि जयललिता बहुत जाति की राजनीति में बहुत दूर तक नहीं गई, गहरी नहीं गई, मगर तेवर समुदाय का साथ उन्हें हमेशा रहा है। जो दक्षिण मदुरई और उसके दक्षिण के जो ज़िले हैं उनमें काफ़ी मदद मिली है उनको इस मामले में। लोग सोच रहे थे कि पार्टी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आएगी, मुख्यमंत्री तो नहीं बट या हो सकता है कि वो जनरल सेक्रेटरी बन जाए। इन हालात में एक क्लियर डायरेक्शन और इंडिकेशन मिल रहा है कि अगर किसी को पार्टी में किसी तरह की आशंकाएं हों पनीर सेल्वम के बारे में या तंबीदुरई के बारे में, वो कोई जरूरत है नहीं। जानकार मानते हैं कि जयललिता की राजनीतिक विरासत संभालने वाले अगले 20 वर्षों तक उनके नाम के दम पर लोगों के दिलों और सत्ता पर राज करते रहेंगे। चेन्नई से प्रसाद भोसेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।